हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिप्लोमा प्रिपरेशन चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर की सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये आगे कंपटीशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, इस सब्जेक्ट का नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या इसे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स भी कहते हैं। ये सिविल में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जबकि आप मैकेनिकल में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है दोस्तों, ये सिलेबस में थोड़ा सा ये सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है। मेरे ख्याल से ये पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम्स हैं उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें कुछ पीछे की चीज़ें को रिकॉल किया जाएगा, ठीक है, और कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, पहला टॉपिक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। जो पीछे की चीज़ें आएंगी वो हम आपको रिकॉल कराते जाएंगे और उसके बारे में बताते जाएंगे, और फिर आगे के टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी इज डील विद फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल बॉडी। दोस्तों, यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों तथा भौतिक पिंडों पर इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, फिजिकल बॉडी क्या होता है? ये फिजिकल बॉडी दोस्तों, दैट बॉडी विच कैन बी टच, या उस बॉडी को जिसे हम छू सकते हैं। जैसे एक पेपर हो गया, ये इस पेपर जिस पर हमने लिखा है इसे हम छू सकते हैं, ये एक फिजिकल बॉडी हो गया। आपके सामने ये कलम है, पेन है, इसे भी हम टच कर सकते हैं। इसे नॉर्मली हम ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं। इस पर यदि हम ज़्यादा प्रेस करें ये टूट जाएगा। इसके बारे में बलों का क्या प्रभाव है किसी बॉडी पे, उसके बारे में हम मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अगला है फोर्सेज। दोस्तों, फोर्सेज इज द काज बाय विच द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज और ट्राइज टू चेंज। फोर्स में बी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्स आल्सो नोन एज लोड। दोस्तों, फोर्स एक कारक है जो जिसके द्वारा किसी वस्तु को अवस्था को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, अथवा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यदि हम इस पर बल लगाएं तो नॉर्मली कुछ स्टेज तक तो ये इसको कुछ नहीं होगा, या फिर इसे हम खोलने का प्रयास ही करते हैं। थोड़ा सा बल लगाएंगे कुछ नहीं होगा, और थोड़ा सा बल लगाएंगे कुछ नहीं होगा। जब इसमें हम फोर्स इसके इसमें जो अटकन है उससे ज़्यादा लगा देंगे तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार फोर्स एक कारक है जो किसी की वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है अथवा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बल बाह्य और आंतरिक भी हो सकता है, ठीक है। आंतरिक बल दोस्तों, जैसे हम इसको खींचने का प्रयास करते हैं तो इसके अंदर एक अंदर की तरफ बल लगता है, ठीक है दोस्तों। वो इसे खींचने का प्रयास करेंगे तो इसके अंदर एक अंदर की तरफ बल लगेगा, वो बल आंतरिक होगा। और जो हम इसे खींच रहे हैं ये हम बाह्य बल लगा रहे हैं। तो बल आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है। बाह्य बल को लोड या भार भी कहते हैं। आप अभी इसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन दूसरा चैप्टर है, इसका पहला चैप्टर, उसमें आप हर जगह फोर्स को लोड के नाम से जानेंगे। कहीं भी आपको फोर्स शायद ही देखने को मिले, लेकिन लोड अधिकतर जगह आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब आगे एक फिजिकल बॉडी जिसे हमने बताया था, बॉडी विच कैन बी टच, वो बॉडी जिसे हम छू सकते हैं फिजिकल बॉडी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। फिजिकल बॉडी के प्रकार देख लेते हैं। फिजिकल बॉडी दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों, सॉलिड और फ्लूइड। सॉलिड आपको पता है, इसे ठोस कहते हैं सॉलिड को, और फ्लूइड तरल, ठीक है दोस्तों। फ्लूइड हम इसे हाइड्रोलिक्स में पढ़ेंगे जो आपके चौथे सेम में है, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, हमको ज़्यादा फोकस इस पर करना है क्योंकि यही हमको पढ़ना है, ठीक है। जब हम हाइड्रोलिक्स स्टार्ट करेंगे आपके चौथे सेम में तो इसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। सॉलिड दो टाइप्स के होते हैं, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड यानी कि दृढ़ पिंड, और डिफॉर्मेबल यानी कि विरूपित पिंड, ठीक है दोस्तों। रिजिड बॉडी तब होगा जब अप्लाइड फोर्स जो है वो क्रिटिकल फोर्स से कम होगा। आप कहेंगे क्रिटिकल फोर्स क्या होता है? दोस्तों, क्रिटिकल फोर्स वो फोर्स होता है जिसके बाद कोई पिंड विरूपित होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। यदि मान लीजिए हम ही आपको ये बताए, ये किसी एक निश्चित कोई भी एक निश्चित मान लो कि 10 न्यूटन के बाद ही ये खुले
ये जो इसका पेन का जो ढक्कन है ये 10 न्यूटन के बाद ही खुले, तो वो 10 न्यूटन है वो इस कैप के लिए क्रिटिकल फोर्स हो जाएगा। और यदि हम अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन की जगह पे 9 न्यूटन लगाएं तो ये बिल्कुल रिजिड बॉडी की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल फोर्स समझ में आ गया। अप्लाइड फोर्स जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और डिफॉर्मेबल बॉडी यदि दोस्तों क्रिटिकल फोर्स अप्लाइड फोर्स से कम हो, यदि हम 10 न्यूटन की जगह पे 11 न्यूटन लगाएं तो सीधी सी बात है उसमें डिफॉर्मेबल होगा। तो वही कहा गया है क्रिटिकल फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा हो तो बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं बॉडी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक इलास्टिक भी होती है, एक प्लास्टिक भी होती है। ठीक है, अब इलास्टिक बॉडी क्या होती है आपने पढ़ा होगा 11th में या फिर मैकेनिक्स में, ठीक है, या फिर उसमें फिजिक्स में पढ़ा होगा। इलास्टिक बॉडी दोस्तों, हम यदि किसी पिंड पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जब तक फोर्स रहता है तब तक तो उसमें डिफॉर्मेबल रहता है, लेकिन फोर्स हटा लेने पे बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है। तो इस प्रकार की बॉडी जो है वो इलास्टिक बॉडी कहलाती है। आप रबर देखे होंगे, रबर को आप जोर से पकड़ के खींचिए, दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे खींचिए, और फिर जब आप छोड़ेंगे तो वो अपने स्थिति में ज्यों का त्यों आ जाएगा। और प्लास्टिक बॉडी होता है दोस्तों, प्लास्टिक बॉडी जो होता है आप यदि एक बार फोर्स अप्लाई कर दें उसमें डिफॉर्मेबल उत्पन्न हो जाए, आप उसे छोड़ेंगे वो अपने स्टेज में नहीं आएगी। उस ऐसे बॉडी को प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब इलास्टिक बॉडी भी प्लास्टिक बॉडी की तरफ व्यवहार करती है। कब? जब इलास्टिक लिमिट के बाहर हम फोर्स लगा दें। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है ये भी हम स्टेज से स्टेज में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इलास्टिक लिमिट दोस्तों, इलास्टिक बॉडी वो लिमिट जहाँ तक खींचें और जो बॉडी अपने पुराने शेप और साइज में आ जाए वह लिमिट इलास्टिक लिमिट कहलाती है। यदि हम लिमिट के बाहर ले जाएं तो बिल्कुल पूरा डिफॉर्मेबल हो जाएगी, यानी कि वो इलास्टिक लिमिट की तरह व्यवहार नहीं करेगी, इलास्टिक बॉडी की तरह व्यवहार नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इन विच वी लर्न अबाउट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी इंजीनियरिंग विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम अभियांत्रिकी समस्याओं का अध्ययन करते हैं। अभियांत्रिक समस्या क्या होता है दोस्तों, आप पुल बनाते हैं वो सिविल इंजीनियर वाले बनाते हैं, और मैकेनिकल वाले दोस्तों जैसे कोई भी मशीन बना दिए, किसी मशीन का जो पहिया नीचे का होता है वो यदि वो हम वीक बना दें तो सीधी सी बात है ऊपर का जो मशीन है वो उस पहिए पर अपना भार वियर नहीं कर पाएगा। या फिर यदि आप सिविल वाले छत बना रहे हैं उसमें बीम न दें और बड़ा छत दे दें तो वहाँ पे भी वो छत गिर जाएगा। तो ये सब इंजीनियरिंग समस्याएं हैं, उसके अंतर्गत उसे हम अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है सॉलिड मैकेनिक्स, दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स हम हाइड्रोलिक्स में चर्चा करेंगे, इसे नहीं आगे बढ़ते हैं, इसे तरल यांत्रिकी कहते हैं। फिर सॉलिड मैकेनिक्स या इसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहते हैं, यानी कि ठोस यांत्रिकी, यही पढ़ना है हमें। ठीक है, फिर आगे है ये भी दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और फिर मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स हम ये पढ़े थे मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इसमें हम डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विरूपित पिंडों पर जो यांत्रिकी हम यूज करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ये मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। अब स्टैटिक्स और डायनेमिक्स क्या होता है दोस्तों, दृढ़ पिंड यदि स्थिर अवस्था में हो और उस पर हम अनुप्रयुक्त यांत्रिकी या यांत्रिका बलों के प्रभाव का अध्ययन करें तो वो स्टैटिक्स कहलाता है। और डायनेमिक्स दृढ़ पिंड के या रिजिड बॉडी के मोशन हो रहा हो तब हम बलों का वो करें, गणना करें या फिर उसके प्रभाव का अध्ययन करें तो वो डायनेमिक्स कहलाता है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ डायनेमिक्स। ठीक है, फिर है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स बल गतिकी, दोस्तों आपको पता है कि जब गति कर रहा हो बॉडी, ठीक है, तो यदि उसमें हम बाह्य बल लगा के गति करा रहे हैं तो वो काइनेटिक्स कहलाता है। तो जब हम बाह्य बल लगाए हैं उसके बाद फिर बलों का अध्ययन करें तो वो काइनेटिक्स के अंतर्गत आता है। और काइनेमेटिक्स में विरूपित पिंडों के लिए
शुद्ध गतिकी, यानी कि वो अपने आप एक बार बल लगा दिए, उसके बाद जो मोशन हो रहा है उसमें आंतरिक बलों के बारे में अध्ययन करें तो वो शुद्ध गतिकी अंतर आता है। दोस्तों मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं और सॉम में डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हैं। चलिए सॉम यानी कि सॉम या मॉस, इसे ही कहते हैं सॉम या मैस मॉस, स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, स्ट्रक्चर या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, गलती हो गया। इन सॉम स्टडीज डील विथ चेंज इन शेप एंड साइज इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड। दोस्तों सॉम में हम किसी डिफॉर्मेबल बॉडी के शेप और साइज यानी कि आकार और आकृति में परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। कब? जब लोड अप्लाई हो या लोड के अनुप्रयोग से। फिर है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, इसका भी देख लेते हैं। इट इज अ फील्ड ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स इन विच यू कंप्यूट डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन सॉलिड मटेरियल। दोस्तों यह एक फील्ड है अप्लाइड मैकेनिक्स का जिसके अंतर्गत हम गणना करते हैं डिफॉर्मेशन यानी कि विरूपण का, स्ट्रेस और स्ट्रेन इन सॉलिड मटेरियल यानी कि विकृति और स्ट्रेस और स्ट्रेन इन सॉलिड मटेरियल, स्ट्रेस और स्ट्रेन इन सॉलिड मटेरियल का हम अध्ययन करते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति का सॉलिड मटेरियल में अध्ययन करते हैं। ये स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये आपका इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। हम अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में स्ट्रेस और स्ट्रेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हाँ यदि आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में कहिए कि मुझे नोट्स चाहिए सर, ठीक है, तो मैं नोट्स प्रोवाइड करते चलूँगा। यदि नहीं चाहिए तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए।